डेफिनेटली जेल जाएंगे फारूक साहब। इंतजार कर रहा हूं मैं। भारत की न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा विश्वास है। और माजी में भी हमने देखा कि बीजेपी के छोटे छोटे एक्टर आके ना बड़ा धमाल कर जाते हैं और लोगों को तसल्ली देते हैं। यूथ कर खासकर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपने नताइज का वेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जनाब दांधी हमारे साथ हुई है, हमारे साथ बड़ा स्कैम हुआ है, आप देखिए जांच पड़ताल कीजिए। और उनकी जानिब से भी ये गुहार है अब्दुल्ला को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हमेशा बलाए ताक नहीं रखते, हमेशा निशाना साधते हैं। सुनील शर्मा जी कोई पर्सनल दुश्मनी है, कोई पर्सनल दुश्मनी नथिंग। जावेद साहब सेलिब्रेट किया, जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स ने सेलिब्रेट किया, जो स्कैम्स नजर आए उन्होंने सेलिब्रेट किया, कैजू लिबरल्स ने सेलिब्रेट किया, आईसीडीएस डिपार्टमेंट ने सेलिब्रेट किया, या मुख्तलिफ ऐसे जितने भी लोग हैं जो शोबों में काम करते हैं उन्होंने सेलिब्रेट। चिंगारी जो उनको दिल के अंदर लगी है वो छाती पीट रहे हैं, चिंगारी नहीं ले रहे हैं, वो अपनी छाती पीट रहे हैं। ये हो क्या गया, ये हो क्या रहा है? हम तो यहाँ के राजा थे, हम तो यहाँ के युवराज थे, हमारे बगैर तो कश्मीर में पत्ता नहीं। यहाँ पे हालात खराब करने वाले थे, उनकी नुमाइंदगी उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। वो मैं कहता हूँ आज किस तरीके से, आज इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि मैं कहता हूँ कि 70 लाख दिल्ली में कोई जरिया बनता है तो ये बगैर फ्लाइट के नंगे पांव दौड़ पड़ेंगे। तरस रहे हैं आपको लगता है? डेफिनेटली तरस नहीं रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन इनको अभी वो मौका नहीं मिलने वाला। मैं कह रहा, दरवाजे बंद कर दिए बीजेपी ने। डेफिनेटली दरवाजे तो इनके लिए बंद हैं क्योंकि इन्होंने कश्मीरियों का खून चूसा। इन्होंने जितनी ताकत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को या पीडीपी को आप लगाओ पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, एक भी सीट आपको नहीं देंगे, ये मैं दावे के साथ। कॉन्फिडेंस से कैसे बोल? जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ही पेचीदा है। जम्मू कश्मीर में सरकार आखिरकार सुन नहीं रही है। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी अब नहीं रही, ये सियासी पार्टियों का कहना है, यानी कि रीजनल पार्टीज का कहना है। और कोई भी डेवलपमेंट जो है उन्हें नजर नहीं आई। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद है बीजेपी के सीनियर नेता जो बाकायदा तौर पर बहुत ही बीजेपी का अमला जो है ये संभालते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुनील शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो दावे किए जा रहे थे वो मुकम्मल नहीं हुए, और इसी के साथ साथ रीजनल पार्टीज के जो दावे हैं क्या वो बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, बहुत अरसे बाद आपसे बातचीत हो रही है। सीधे सवाल पर जाएंगे हम। बीजेपी जब से आई है 9 साल की खुशी भी आपने मना ली, 9 साल मुकम्मल होने के आपने बाकायदा तौर पर सेलिब्रेशन भी कर दी। कश्मीरियों का सोचा, जम्मू कश्मीर के लोगों का सोचा? थैंक यू जावेद साहब, बहुत मुद्दत के बाद आज आपसे मुलाकात हुई और अक्सर हम आपको देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं। आप जिस प्रकार से लोगों के बीच में होते हैं, लोगों की समस्याओं को उजागर करते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। जहाँ तक आपने 9 साल की बात कही, 9 साल की सेलिब्रेशन की बात कही और कश्मीरियों के बारे में बात की, देखिए भारतीय जनता पार्टी भारत को एक देश मानती है और एक अटूट इस देश को मानती है। इसमें कोई टूट नहीं है, कोई अलग अंग नहीं है, जिसमें कश्मीर भी आता है। बदकिस्मती है कश्मीर को एक अलग से इकाई के रूप में प्रस्तुत करना, ये हमें अजीब लगता है। जो सेलिब्रेशन मिजोरम में हुई, जो सेलिब्रेशन राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा, तमिल वहां पे हुई, वही सेलिब्रेशन जम्मू कश्मीर में भी हुई, पूरे जम्मू कश्मीर में। अब कश्मीर कोई अलग से वो 370 वाला वो राज्य नहीं रहा कि यहाँ से कोई अलग पैकेज होगा, यहाँ कोई अलग कानून होगा, यहाँ कोई अलग झंडा होगा, यहाँ कोई अलग सेलिब्रेशन होगी। और सेलिब्रेशन केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मनाई है, सेलिब्रेट इसे आम जनता ने किया। सेलिब्रेट इसे जम्मू कश्मीर के उन आयुष्मान भारत जिसे हम हेल्थ कार्ड के लाभार्थियों ने किया। सेलिब्रेट इसे उन माताओं ने किया जिनको गैस का कनेक्शन मिला है। सेलिब्रेट इसको उन लोगों ने किया जिनको पेंशन बढ़ी है। सेलिब्रेट इसको उन किसानों ने किया जिनको प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत पैसा मिला। सेलिब्रेट इसको उन्होंने किया है जिनको घर नहीं थे और लगभग 2 लाख घर अभी लोगों को मिले, और जिनको जमीन नहीं थी उनको 5 मरला मिला। तो ऐसे तमाम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया सर। यूथ ने सेलिब्रेट किया, जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स ने सेलिब्रेट किया, जो स्कैम्स नजर आए उन्होंने सेलिब्रेट किया, कैजू लिबरल्स ने सेलिब्रेट किया, आईसीडीएस डिपार्टमेंट ने सेलिब्रेट किया, या मुख्तलिफ ऐसे जितने भी लोग हैं जो शोबों में काम करते हैं उन्होंने सेलिब्रेट किया। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। जो ये एब्रोगेशन के बाद का काल रहा, इसकी सिलेक्शंस निकालो आप और प्रीवियस ईयर्स की भी सिलेक्शन निकालो। सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस दौर में हुई है।
एक बात और कहना चाहता हूं मैं आजकल आप ये लगातार नहीं देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हैं, आजकल आप जेईज के टेस्ट नहीं देख रहे हैं, आजकल आप सब इंस्पेक्टर्स के रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस 2023 में लगभग 30,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनको ये सारी चीजें हजम नहीं हो रही है, वो शोर उठा रही है, वो कोशिश कर रही है कि लोग इसके खिलाफ उतरे, लोग सड़कों में निकले, वो नाकाम हो रहे हैं। आपको लगता है कि वो चिंगारी का काम कर रहे हैं? देखिए, चिंगारी नहीं, वो अपनी चिंगारी जो उनको दिल के अंदर लगी है वो छाती पीट रहे हैं, चिंगारी नहीं ले रहे हैं, वो अपनी छाती पीट रहे हैं। ये हो क्या गया, ये हो क्या रहा है? हम तो यहाँ के राजा थे, हम तो यहाँ के युवराज थे, हमारे बगैर तो कश्मीर में पत्ता नहीं हिलता था, हमारे बगैर तो यहाँ पे कुछ चीज़ हिलती नहीं थी। आज ये हो क्या रहा है? आज हमें पूछा क्यों नहीं जा रहा? आज हमें लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए वो अपनी छाती पीट रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में उनको कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिली। मैंने भी देखा, जावेद साहब आप बहुत मुझे लगता है कि मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, कोई शक नहीं। आप देख लीजिए, जहां पे भी वो जाते हैं लोग उनको नहीं जुड़ते हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हंदवाड़ा चले गए, कितने लोग थे? 250 लोग। जिस एक्स चीफ मिनिस्टर के लिए 250 लोग आए, वो भी ज़बरदस्ती घरों से निकाल के, आप अंदाज़ा कीजिए लोगों के में एक्सेप्टेंस कितना है। मींस इनकी विचारधारा को, इनकी आइडियालॉजी को, इनके विचारों को कोई सुनने को ही राजी नहीं है, इसलिए ये छाती पीट रहे हैं। अब ये कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स पे आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कैजुअल लेबरर्स हो, डेली वेजर्स हो, आईसीडीएस एम्प्लॉइज हो, सब लोगों को उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है। उम्मीद कब होगी पूरी? सुनील जी, आप वाहिद एक ऐसा चेहरा हैं बीजेपी में जिसे लोग बाकायदा तौर पर पसंद करते हैं, देखते हैं और ये सोचते हैं कि शायद उनसे कोई उम्मीद लगा सकता है इंसान। बाकी तो आज भी हमने देखा और माजी में भी हमने देखा कि बीजेपी के छोटे छोटे एक्टर आके ना बड़ा धमाल कर जाते हैं और लोगों को तसल्ली देते हैं। यूथ कर, खासकर वायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने नताइज का वेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जनाब दांधी हमारे साथ हुई है, हमारे साथ बड़ा स्कैम हुआ है, आप देखिए, जांच पड़ताल कीजिए। और उनकी जानिब से भी ये गुहार है कि शायद सुनील शर्मा जी कुछ करें। तो क्या लगता है आपको? जावेद साहब, उनकी बात को मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूं, चाहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हो या अन्य कोई लोग हों। हम ये नहीं कहते कि वो कोई गलत कह रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल अभी पूरा स्मूथ हो चुका है सारा। 70 सालों की इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की गंद को साफ करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को समय लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हमारे पास बहुत सारी चैलेंजेस थी जम्मू कश्मीर में। चैलेंज हमारे सामने ये थी कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बच्चे को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में कोई नुकसान न उठाना पड़े। आपने देखा होगा कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपनी आंखें खोनी पड़ी। ये उमर अब्दुल्ला साहब की देन है, ये महबूबा मुफ्ती की देन है। यहाँ पे बहुत सारे कब्रिस्तानों में सिविल किलिंग्स, जो आम गरीब बच्चा बाहर निकला था, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने उसको गोली का निशाना बनाया। तो सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि कोई सिविल किलिंग ना हो यहाँ पे। ये छोटी चैलेंज नहीं है सर, आप ये यकीन मानिए, जिस घर में जनाजा निकलता है वहाँ पे देखना चाहिए क्या होता है। उनको यहाँ पे रोका, सिविल किलिंग होने नहीं दी। मुश्किल से, हालांकि ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल, 2-3 सिविल किलिंग्स हुई, जहां पे हजारों यहाँ पे सिविलियंस को मारा गया उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार। आप क्या मानते हैं, इनके पीछे उनका ही निजाम था, वही इस तरीके के हालात बना? डेफिनेटली, जो इनको यहाँ पे हालात खराब करने वाले थे, उनकी नुमाइंदगी उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। वो मैं कहता हूँ, आज किस तरीके से कर? आज इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि मैं कहता हूँ कि 70 लाख से 68 लाख लोगों की यहाँ पे आबादी है। उन 68 लाख लोगों को यहाँ पे शांति चाहिए, उनको यहाँ पे हर किस्म की सुविधा चाहिए। कभी भी शांति की वो बात नहीं करते हैं, कभी भी किसी सुविधा की बात नहीं करते हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई जो जेलों में बंद है, जैसे यहाँ पे यासीन मलिक की बात है, जैसे यहाँ पे ज़हूर वटाली की बात है, नईम खान की बात है, आसिया अंद्राबी की बात है, बिटा कराटे की बात है, उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। भाई वो लोग जेल में हैं, तब यहाँ पे 68 लाख लोग आज शांति से जी रहे हैं। आज लाल चौक में आधी रात तक टूरिस्ट घूम रहे हैं, आज डल में शिकारा वाले पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनको चैन नहीं है, इनको परेशानी हो रही है। ये लोग क्यों शांति से जी रहे हैं? इनको उनकी नुमाइंदगी करनी है। इसलिए मैं कहता हूं, अब्दुल्ला को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हमेशा बालाए ताक नहीं रखते, हमेशा निशाना साधते हैं। सुनील शर्मा जी, कोई पर्सनल दुश्मनी है? कोई पर्सनल दुश्मनी? नथिंग। जावेद साहब, आप एक एक घर में जाओ, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, उन घरों में जाओ जिनके लाल खोए हैं। कौन? सिविल किलिंग्स। ये किसकी देन है? बताओ ना मुझे, किसकी देन है? अगर आज यहाँ पे कोई सिविल किलिंग होती है, हम कहते हैं हम जिम्मेदार हैं,
हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। ये क्यों नहीं लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी? हजारों लोग हैं ना कब्रिस्तानों में, सिविल किलिंग हुए ना। अभी पीछे वो बच्ची यहाँ निकली थी, मैं नाम भूल गया, नाजिया कुछ ऐसी, जिसकी आंखें चली गई। किसकी देन है वो तो उमर अब्दुल्ला साहब की देन है। जिसकी आंखें चली गई, भाई एक जीव पैदा हुआ है, उसको हक है, उसको परमात्मा ने यहाँ पे जीने का हक दिया है। तुम्हारी सरकारों ने इनको यहाँ पे लाशें बिछाई। आप कहते हो कि फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को न बोलें, फिर किसको बोलें? और कौन है? इसी खानदान ने तो 3 पीढ़ियों से यहाँ पे लोगों का, तो कहते थे जेल भेजेंगे जल्दी। देखिए, मैंने फारूक साहब, डेफिनेटली मैं आज भी इस इंतजार में हूं। मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे पूरा विश्वास है। जहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद कन्फेस किया है कि 40 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आया है, वो JKCA का। हमें इंतजार है उस न्याय व्यवस्था का। घोटाला किया है डॉक्टर फारूक साहब ने। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? अगर आप, खबरें तो चलती रहती हैं, खबरें सुनील जी। टाइपराइटर ऐसा पोर्टल है जिसको जमीन के अंदर भी 20 फुट तक सारा पता है। अगर आपको फारूक अब्दुल्ला साहब के घोटाले का नहीं पता, फिर मुझे बहुत, आप मानते हैं आप, तो फिर बाहर क्यों है? तो बीजेपी का निजाम नहीं चल रहा है शायद। क्यों बीजेपी ने? देखिए, बीजेपी के पास वो चीजें नहीं है, जुडिशरी को बीजेपी नहीं चलाती है। स्कैम्स तो आप कहते हैं ना, हम स्कैम। ईडी ने तो प्रूव कर दिया ना, ईडी ने तो चालान पेश कर दिया ना। एजेंसी के हाथ में क्या होता है? पुलिस के हाथ में क्या होता है? आपके अगेंस्ट कोई आरोप लगा, फाइल बनी, प्रोड्यूस कर दिया चालान। अब किसके हाथ में? न्याय व्यवस्था के हाथ में। मैं कहता हूं कि मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है और फारूक अब्दुल्ला साहब को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो चोरी, आज भी आप उसी बात पे डटे हैं? डेफिनेटली जेल जाएंगे फारूक साहब। इंतजार कर रहा हूं मैं, भारत की न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, आप एक और सवाल आपसे, पीडीपी की देखें अगर, तो पीडीपी की सिचुएशन इस वक्त जिस तरीके से बनी हुई है, जलसे भी हाल ही में हुए हैं और पीडीपी सदर एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती को जो है चुना गया है, और वहां पे दूध और टॉफी का जो बयान था जो वायरल हो रहा था, उस पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वजाहत की और कहा कि मैं एक माँ हूं और मुझे अपने बच्चों का दर्द था, इसलिए मैंने वो जो है शिकंजा कसा, इसलिए जो मैंने बच्चों को तरबियत दी। मेरा वो इंटेंशन हरगिज नहीं था कि मैं कोई टॉन्ट मार रही हूं। क्या कहें? देखिए जावेद साहब, आप पीडीपी की बात कीजिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए, माँ होने का दर्द उन्होंने बताया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माँ वो मैडम इल्तिजा मुफ्ती की है, जिनकी उनको फिक्र है कि किस प्रकार से वो लॉन्च हो, जिनकी उनको चिंता है कि किस प्रकार से वो अगली पीढ़ी को यहाँ पे लीडरशिप थमाए। उमर अब्दुल्ला साहब ने करगिल में जाके अपने बेटों को लॉन्च किया है। मेरा ये मानना है, ये सारी जितनी भी लड़ाई है, 370 को वापस लाने की जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इसमें कुछ नहीं है। इस पिटारे में सिर्फ अगली पीढ़ी है। नहीं, अगली पीढ़ी है। इल्तिजा मुफ्ती और उमर साहब के बेटे, मैं नाम नहीं जानता उनके बेटे, बाकी कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए, कश्मीरी जितने भी यहाँ पे है कश्मीरी, वो लोग इस बात को भली भांति जानती है कि नेक्स्ट पीढ़ी को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ाई है। इनको 370 से कुछ नहीं, इनको 35 से कुछ नहीं। कल ही अगर इनको दिल्ली में कोई जरिया बनता है तो ये बगैर फ्लाइट के नंगे पांव दौड़ पड़ेंगे। तरस रहे हैं आपको लगता है? डेफिनेटली तरस नहीं रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन इनको अभी वो मौका नहीं मिलने वाला। मैं कह रहा, दरवाजे बंद कर दिए बीजेपी ने। डेफिनेटली दरवाजे तो इनके लिए बंद हैं, क्योंकि इन्होंने कश्मीरियों का खून चूसा, इन्होंने केंद्र को भी गुमराह किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अल्टरनेट खड़ा होना चाहिए जो इन दो फैमिलीज़ के अगेंस्ट हो, क्योंकि अभी इनको भी आपस में लड़ाई छिड़ चुकी है। अभी लड़ाई उमर साहब और महबूबा मैडम की नहीं है, अभी लड़ाई इल्तिजा मुफ्ती और इनके 2 बेटों की है। इसलिए ये ज़्यादा देर आपस में टिकने वाले नहीं हैं। इनको अगली पीढ़ी की लड़ाई है कि किसकी पीढ़ी एस्टेब्लिश होगी, मुफ्ती ख़ानदान की होगी या अब्दुल्ला ख़ानदान की होगी। इनको किसी चीज़ की दर्द नहीं है, इनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है, आप यकीन माने जावेद साहब, कश्मीरी या जम्मू के लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे नया अल्टरनेट एस्टैब्लिश होगा, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ। लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कोई नया ऐसा नैरेटिव, ऐसा डिस्कोर्स जिसमें शांति हो, जिसमें डेवलपमेंट हो, जिसमें भाईचारा हो, उस नैरेटिव को यहाँ पे देखना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। इनकी इस एंटी नेशनल मूवमेंट कहें, एंटी नेशनल नैरेटिव कहें, एंटी नेशनल डिस्कोर्स कहें, इसको आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत खून बहा जम्मू कश्मीर में, बहुत यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, बहुत यहाँ पे परिवारवाद हुआ। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश से परिवारवाद, भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की शपथ ली है, और वो शपथ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी। इसका हमें पूरा भरोसा है, इसका हमें पूरा यकीन है। और कश्मीर के लोग इसको बहुत जल्दी प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देंगे। और मैं एक
प्रिडिक्शन यहाँ पे करूंगा, एक पॉलिटिकल एनिमल होने, प्रेडिक्शन हमेशा सही होती है और आप बहुत डीप जाकर बोलते हैं। पॉलिटिकल एक एनिमल, एक राजनीतिक प्राणी होने के नाते यकीन मानना, और इस इंटरव्यू को आप रख लेना, ये जो आने वाला पार्लियामेंट चुनाव है ना, नवंबर तो चल रहा है, दिसंबर से लेके अप्रैल तक का समय है। जितनी ताकत है ये लगा लें, जितनी चुनौती है। यस, जितनी ताकत है उमर साहब आप लगा लो। आपने तो अपना टेस्ट अभी नॉर्थ सीट पे किया कि भाई नॉर्थ में मैं देखूं लोगों की नब्ज क्या है। अब हुए यहाँ पे ये पेशन गोई थी कि भाई उमर साहब नॉर्थ से उठेंगे, अब वहाँ पे वो कह गए कि मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। जितनी ताकत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को या पीडीपी को आप लगाओ पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, एक भी सीट आपको नहीं देंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। कॉन्फिडेंस से कैसे Yes, बोल डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ, पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, लोगों के बीच में हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, हर व्यक्ति से मिलता हूँ, हर पॉलिटिकल आदमी से मिलता हूँ, हर पॉलिटिकल लीडर से मिलता हूँ। इनके जो लीडर्स हैं ना, चुनाव आते आते मैं दोबारा से कहूँगा, जिस प्रकार से शोले फिल्म का असरानी था ना, उसी प्रकार से ये भी रह जाएंगे। आधे नेता किसी पार्टी में, आधे नेता किसी पार्टी में, आसरानी की पार्टी आसरानी अकेले रहेंगे, ये याद रखिएगा। ये मैं चुनौती देता हूँ इनको, यहाँ पे ये नजर नहीं आएंगे। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तो कहती हैं कि हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक 370 वापस नहीं आ जाता। अब क्या आसार लग रहे हैं आपको? हम तो चाहते हैं, लेकिन मैं तो पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करता हूँ। पार्लियामेंट इलेक्शन में तो मुझे लगता है कि लड़ेंगे। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आए ज़रा मैदान में, आए ज़रा पिच में। आप डरते हैं इलेक्शन करवाने से? बीजेपी डरती है, कतराती है, मैदान में नहीं उतरती। पार्लियामेंट चुनाव निश्चित हैं, इसे कोई कतराने वाली बात नहीं है, नहीं ये दूर हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इनको अभी आप आजमाओ पार्लियामेंट इलेक्शन में, फिर आपको असेंबली के इलेक्शन देखे जाएंगे। पार्लियामेंट में ही इनको मैं कहता हूं कि राजनीति याद आएगी कि राजनीति किसे कहते हैं। पहली बार एब्रोगेशन के बाद चुनाव होगा, इतना बड़ा चुनाव होगा। असेंबली चुनाव के लिए अगर हम डरते हैं तो आप पहले पार्लियामेंट के लिए आओ ना, वहाँ पे भी तो वही लोग वोट डालेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, बहुत ही मशहूर बातें हैं जो कहते हैं कि अब की बार 50 के पार। आपसे पूछेंगे, आप कभी ज्यादातर नहीं बोलते, आपसे जानेंगे अब की बार। अब की तो कहते हैं लखनपुर पार, नहीं, अब की बार भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में। और इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सीट कितनी होगी, क्या होगी, कितना पार होगा, लेकिन जावेद साहब एक बात यकीन मानिए आप, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कुछ राजनीतिक स्टंट होते हैं, चलो हम ज़बरदस्ती बोलेंगे, कोई तीर मारेंगे, इस प्रकार से राजनीतिक बातें होंगी, लेकिन मैं आज आपको दिल से कह रहा हूँ, मैं आज आपको हकीकत कह रहा हूँ, मैं आज आपको एक राजनीतिक विश्लेषण, पॉलिटिकल एनालिसिस की बेस पे कह रहा हूँ। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। जो आप ये शुतुरमुर्ग देख रहे हो ना, ये उछलने वाले ये लोग, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के हों, चाहे मैडम महबूबा जी के हों, या दाएं बाएं कुछ भी हों, ये आप यकीन माने ये बहुत परेशान हो चुके हैं। इनको ये ग्राउंड खिसक गया है इनसे। इनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी आराम से सरकार बनाएगी। जहाँ तक चुनाव की बात है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव हो, और इनको यहाँ की जनता जो सबक सिखाने वाली है उसका हमें इंतज़ार है। और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी इसमें शक नहीं है कि चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पहले अप्रैल मई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होगी। फिर आप खुद देखिएगा, लोगों के अंदर विश्वास, लोगों के अंदर भरोसा, और जो एक एम्बिग्यूटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में, इस प्रकार की जब वो एम्बिग्यूटी भी क्लियर होगी, लोगों की भीड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ पड़ेगी। विश्वास नरेंद्र मोदी पे है, विश्वास नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं पे है, और एक सुरक्षा का भरोसा आदरणीय अमित शाह जी पे है। उस सुरक्षा के भरोसे से जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देके यहाँ की सरकार बनाएंगे। अब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपको बता दूं कि सुनील शर्मा जी का प्रॉपर तौर पर जो एनालाइज किया हुआ है इन्होंने कि अब की बार जो है आनी तो बीजेपी सरकार है, और इस बात से बाकायदा तौर पर तमाम लोगों को आगाह किया गया है और कहा गया है कि जनाब आप कुछ भी करें, हाथ पांव मारे, रीजनल पार्टीज को कहा गया है, मगर आनी तो बीजेपी सरकार है। अब डिपेंड करता है वक्त पे, और वक्त का तकाजा क्या होगा और किस तरीके से जो है भाजपा सरकार फिर से आएगी, और लोगों के दिलों में शायद घर किया भी होगा या फिर घर कर पाएगी, या रीजनल पार्टी जो है बाजी मार जाएंगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए दी टाइपराइटर, जावेद खान।